नमस्कार, वेलकम बैक टू करियर पाथ। दोस्तों, एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है। हरियाणा, यूपी, दिल्ली और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल हर एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं। एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है, तो इस वजह से मैं आपके सामने हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और इसी तरीके के जीके के ऐसे प्रैक्टिस सेट जो पिछले 15 सालों से क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करके जो है कंपाइल आपको प्रोवाइड करूं। तो चलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को। जैसे आपकी डिमांड थी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने हूं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जिसको हम विनियमन एक्ट के नाम से जानते हैं और 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से आने वाला सबसे पहला एक्ट था। इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पहली बार कंट्रोल स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक्ट पास किया था, जिसे हम बोल सकते हैं 1773 का एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया था। यानी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी 1773 के एक्ट के अंतर्गत। ब्रिटिश संसद से भारत में आने वाला पहला एक्ट कौन सा था, तो भी हम बोल सकते हैं 1773 का एक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य नियुक्त किया गया था। क्वीन विक्टोरिया जो है उसे इंडिया की क्वीन अनाउंस किया गया था। किस एक्ट के अंतर्गत, किस वर्ष अनाउंस किया गया, तो हम बोल सकते हैं 1858 में अनाउंस किया गया। 1858 में एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। और उस एक्ट के अंतर्गत आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश संसद के हाथ में आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, यानी भारत का शासन ब्रिटिश संसद के द्वारा संचालित होगा, लेकिन उस पर नाम होगा महारानी विक्टोरिया का। यानी जितनी भी नीति निर्धारित किए जाएंगे वो सभी के सभी महारानी के नाम से किए जाएंगे 1858 के एक्ट के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ, तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 वाले एक्ट को हम बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो सुधार, या इसे कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और इस एक्ट के अंतर्गत जो है भारत में डू एंड डिवाइड रूल को शुरू किया गया था। यानी मुस्लिम कम्युनिटी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार जो है किसी कम्युनिटी को सांप्रदायिक आधार पर जो है चुनाव प्रणाली में शामिल किया गया था। इसको हम बोलते हैं सेपरेट जो है इलेक्शन एरियाज डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे मुस्लिम कम्युनिटी को। इस आधार पर पहली बार हिंदू और मुस्लिम में से मुस्लिम्स को तवज्जो दी गई थी, इस आधार पर कि लंबे समय तक शासन किया जा सकता है, तो 1909 के एक्ट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। यानी इंडियंस को जो इंडिया की एक्चुअल पावर जो इंडियंस के हाथ में प्रोवाइड की गई थी, यानी जिसके अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता मिली, तो उस योजना को, उस प्लान को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम बोलते हैं माउंटबेटन योजना। क्योंकि 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान जो है इंप्लीमेंट किया गया और उस प्लान के अंतर्गत एक बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया जो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ और उसे हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। यानी वो जो एक्ट बना था, वो जो अधिनियम बना था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वो इसी पर बेस था, यानी माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत शामिल था। इसलिए भारतीयों को जो सत्ता सौंपी गई वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत सौंपी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। यानी जब भारत को स्वतंत्रता मिली, इंडिपेंडेंट मिली, उस समय ब्रिटेन में कौन सी सरकार थी, तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में थी। आपको याद हो क्लीमेंट एटली
लेबर पार्टी की तरफ से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हीं ने अनाउंस किया था फरवरी 1947 में कि हम जून 1948 तक भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे और आखिरकार जो है 15 अगस्त 1947 को सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी गई और उस समय पार्टी थी लेबर पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में इनमें से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो भारतीय जो संविधान बनाया जाएगा वो इंडियंस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। ये 1922 में किसने कहा था? तो हम बोल सकते हैं महात्मा गांधी ने। उस समय देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी दौरान महात्मा गांधी ने अनाउंसमेंट किया था कि भारतीय संविधान जो बनाया जाएगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार जो है वो बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आपको पता है जो 1946 में भारत में आया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन ने डिसीजन लिया था कि भारत का संविधान बनाया जाए और उस संविधान को अंदर जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वो भारत के लोगों के द्वारा चुने जाए और इंडिया में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक मेंबर चुना जाए संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और उस समय भारत की जो पॉपुलेशन थी उस आधार पर डिसीजन लिया गया कि 389 मेंबर्स जो है भारत के संविधान सभा में होने चाहिए। बाद में जो पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा निर्धारित की गई तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 हो गई थी। यानी आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन के पश्चात भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो हम बोल सकते हैं 299। अदरवाइज पूछा जाता है हमसे कि भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, तो हम बोलेंगे 389। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव संपन्न हुए थे जुलाई 1946 में और जिसमें सबसे ज्यादा सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें। 389 में से 208 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी। 389 में से भी जो चुनाव हुए थे वो 292 सीट्स पर हुए थे और 4 सीट्स आपको पता ही है चीफ कमिश्नर एरिया से गवर्नर जनरल जो है नॉमिनेट करने वाला था और बाकी 93 मेंबर जो हैं वो देसी रियासतों से, सेंट्रल प्रिंसली जो स्टेट्स थे वहां से आने वाले थे। यानी 292 इलेक्शन फॉर चीफ कमिश्नर एरिया और 93 जो है देसी रियासतों से, यानी टोटल जो है 389, जिनमें से 292 में से जो है 208 सीटें सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिली थी। फिर से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक और उस बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि संविधान सभा की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो चाहे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है, चाहे संविधान सभा का लास्ट सेशन है, चाहे कोई भी सेशन है, आपको एक ही आंसर टिक करना है और वो है दिल्ली में। दिल्ली में आजकल का जो संसद भवन है उसके सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के सभी अधिवेशन हुए हैं, इस वजह से आपको करना पड़ेगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसका जो उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, उस इनॉग्रेशन सेशन के चेयरपर्सन जो है वो कौन थे? तो आपको करना पड़ेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे सीनियर मेंबर थे और इस वजह से इनको चेयरपर्सन बनाया गया था संविधान सभा का और इन्होंने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई और उसी दिन से सभी विधिवत रूप से जो है संविधान सभा के सदस्य बने। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इससे आगे है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक आपको पता ही है 9 दिसंबर 1946 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, या इसे हम बोल सकते हैं टेम्पररी प्रेसिडेंट, तो हम बोल सकते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के सबसे सीनियर मेंबर और उन्होंने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई, इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इससे आगे है क्वेश्चन स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के सदस्यों ने 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से शपथ ग्रहण कर ली। अगली बैठक संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को हुई और उसमें संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट जो है यानी स्पीकर जो है वो चुन लिए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है वो थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, इसके चेयरमैन थे। इसमें टोटल जो है 7 सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, सबसे महत्वपूर्ण समिति है और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी, इंक्लूडेड डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जो कि चेयरपर्सन थे प्रारूप समिति के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना, प्रियम्बल का प्रपोजल किसने रखा था? तो भारत के संविधान सभा के अंदर पहली जो कमेटी बनाई गई थी 13 दिसंबर 1946 को, यानी तीसरे अधिवेशन के अंतर्गत, तीसरी बैठक के अंतर्गत, और उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उद्देशिका समिति बनाई गई और उस उद्देशिका समिति ने जो उद्देशिका बनाई, प्रस्तावना बनाई, उसे प्रस्तुत किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने। तो इसके चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए आपको करना पड़ेगा प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो फ्लैग कमेटी के चेयरमैन आपको पता ही है, वैसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन वो कमेटी के ऑब्जर्वेटरी कमेटी के अध्यक्ष थे, इस वजह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा JP कृपलानी। JP कृपलानी, थोड़ा यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा। JP कृपलानी फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे और फ्लैग कमेटी जो है भारत के संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को, यानी अभी भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया था नेशनल फ्लैग को, जिसे डिजाइन किया था, आपको ध्यान रखना होगा, पिंगले वेंकैया ने। पिंगले वेंकैया जो डिजाइनर थे इंडियन फ्लैग के, जिसमें 4 कलर हैं, ऊपर जो आपको पता ही है केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे हरा रंग है और सफेद के बीच में अशोक चक्र, तो 4 रंग हैं। 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में, यानी जो कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके निर्माण में कितना समय लगा संविधान सभा के सदस्यों को? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे टोटल संविधान सभा को संविधान बनाने में, और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे भारत का संविधान बनाने में। इससे आगे है, भारत है एक की जगह होना चाहिए यहाँ पर, एक, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत है एक सेकुलर कंट्री, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। वैसे तो भारत के संविधान में, यानी मूल संविधान में, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है प्रयोग में नहीं लाया गया था। केवल संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया था कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो 3 शब्द जोड़े गए थे भारत के संविधान की प्रेम्बल में, प्रस्तावना में, उनमें से एक शब्द है सेक्युलर, यानी धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है उसे भारत के संविधान की प्रस्तावना को आत्मा के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के किस हिस्से को, किस भाग को, किस पार्ट को संविधान की आत्मा के तौर पर स्वीकार किया है? तो भी आपको करना पड़ेगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसे हम बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के अंतर्गत को किसने संविधान का मर्म और आत्मा माना है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। यानी एक तो क्वेश्चन ये है कि संविधान की आत्मा कौन सी है, तो हम प्रस्तावना को बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो भी हम प्रस्तावना को बोल रहे हैं। लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान की आत्मा और मर्म क्या है, तो हम बोल सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी जो लास्ट फंडामेंटल राइट है, अंतिम मौलिक अधिकार जो आम नागरिकों को मिला हुआ है, उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि अगर जो वो नहीं होता तो बाकी मौलिक अधिकार होना या ना होना एक ही बात था। इस वजह से हम बोल सकते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी इंटीग्रेटेड पार्ट जो है इंडिया का माना गया, तो वो तब माना गया जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन जो है भारत के संविधान को भारत का एक पार्ट मान लिया गया, अंग मान लिया गया, यानी इंटीग्रेटेड पार्ट मान लिया गया इंडिया का। इससे आगे भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो सेम आंसर हो जाएगा, पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। आपको पता है 2 महीने के वेट के बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, लेकिन बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को, एडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, और फोर्स में आ गया था 26 जनवरी 1950 को, लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन भारत बन गया एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक स्वर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है कंट्री बन गया इंडिया 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो उसी दिन भारत बन गया 1950 में 26 जनवरी को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य, स्वर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया इंडिया 1950 में, जब भारत का संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? इसने ये नहीं पूछा कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, इसने पूछा है कि प्रियम्बल में, प्रस्तावना में फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ? तो फर्स्ट अमेंडमेंट प्रियम्बल में हुआ 1946 में, और इसको हम प्रियम्बल में फर्स्ट और लास्ट आज की डेट में बोल सकते हैं, क्योंकि प्रियम्बल में, प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही संशोधन हुआ है, और वो है 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अमेंडमेंट 1976, और इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए, और वो आपको पता ही है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर के लिए अलग से व्यवस्था है, स्टेट के लिए अलग से व्यवस्था है, और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है उसके अलग पार्ट को शामिल किया गया है। इसी वजह से माना जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर
29 भारतीय संविधान है, बहुत ही कठोर लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं कि कठोर है। लेकिन भारत के संविधान को संसद बहुत आसानी से जो है इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, इस वजह से इसको फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। तो इसलिए अंशतः कठोर यानी थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला, दोनों रूप में इसे जाना जाता है। इससे आगे भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, या जिसे हम बोल सकते हैं राज्यों का एक संघ, या इनमें से कोई नहीं। ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स इसमें टिक करते हैं स्वतंत्र राज्यों का संघ, क्योंकि उनको पता है कि स्वतंत्र राज्यों का संघ है। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में भाग 1 में और फर्स्ट जो है आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। वहां पर यह नहीं लिखा गया कि स्वतंत्र राज्यों का संघ होगा। इस वजह से आपको करना पड़ेगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का एक यूनियन, यानी ये सभी के सभी अलग राज्य है और इनको मिलाकर एक यूनियन जो है, सभी राज्यों को मिलाकर वो है भारत। इस वजह से भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक है, भावना में एकात्मक है, या भावना में संघात्मक है और संरचना में एकात्मक है? तो यूनिटरी इन स्पिरिट, फेडरल इन स्ट्रक्चर, यानी भावना में संरचना में संघात्मक है, यूनिटरी इन फेडरल, लेकिन भावना में एकात्मक है, स्पिरिट इन इंटीग्रल। इस वजह आंसर होगा सी। हम बोल रहे भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, लेकिन भावना में भारत को हम एक ही राष्ट्र के नाम से जानते हैं, चाहे उसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन हमें करना पड़ेगा कि एक ही राष्ट्र है, इसलिए संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इनमें से कौन जो है सबसे ऊपर है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संसद यानी पार्लियामेंट, धर्म यानी रिलीजन। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, या कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, या पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, या रिलीजन सबसे ऊपर है? तो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे आम जनता है, चाहे धर्म है, चाहे संसद है, सभी को संविधान के अनुसार ही काम करना होगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊपर है राजनीतिक व्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक जो है, यानी भारतीय संविधान का रक्षक जो है वो कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक, रक्षक, क्या राष्ट्रपति को बोल सकते हैं हम, या प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन को बोल सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं? तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो है, रक्षक जो है, वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या जिसे हम बोल सकते हैं उच्चतम न्यायालय। क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार अगर जो वर्क नहीं हो रहा है, या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर जो चोट पहुंचाई जाती है, या फिर जो है किसी के मौलिक अधिकार को चोट पहुंचाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर है। संसद जो भी कानून बनाएगी वो कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार, इसका रिव्यू करने का अधिकार किसको है? तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट को है, जो कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया था। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भारत के संविधान का अभिभावक यानी रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा आपको पता ही है, 18 ईयर है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 21 वर्ष जो है मताधिकार की आयु होती थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। इससे आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ये नहीं पूछा गया कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स को नहीं पूछा गया, केवल लिस्ट को पूछा गया है। तो संविधान में 3 सूचियां हैं, और कौन सी है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी संघ सूची है, राज्य सूची है, और
समवर्ती सूची है। 3 सूचियां हैं संविधान में, जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार कानून बना सकती है, और इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत यानी एकमात्र जो सबसे बड़ा सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कौन सा है? तो वो है, ये लिखा हुआ ब्रिटिश शासन भाषण लिखा हुआ है, तो थोड़ा ठीक कर लीजिए। ब्रिटिश शासन, संयुक्त राज्य अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो यही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत में आया था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आने वाला भारत में सबसे बड़ा एक्ट था, और उसे बहुत कम परिवर्तन के साथ लगभग एज इट इज भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया, और ये भारत के संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। इससे आगे है अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था में अधिक समानता रखती है? यानी जो इंडिया की फेडरल सिस्टम है, हम बोलते हैं कि भारत राज्यों का संघ है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ में, तो भारत की संघीय व्यवस्था देखा जाए तो अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, इन सभी से ली गई है, लेकिन एक्चुअल में सबसे अधिक समानता रखती है कनाडा के संविधान से। यानी कनाडा में जिस प्रकार की संघीय व्यवस्था है, लगभग उसी प्रकार की संघीय व्यवस्था भारत में ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसे बाद में भारत के संविधान में जोड़ा गया है, और वो जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, और ये लिया गया है रूस के संविधान से। यानी फिलहाल भारत के संविधान में आम नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज निर्धारित हैं, तो हम बोल सकते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज निर्धारित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम बोलते हैं डीपीएसपी, और ये भारत के संविधान में शामिल की गई आयरलैंड के संविधान से। यानी सरकार को एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए किस प्रकार की नीति बनानी चाहिए, किस टाइप की पॉलिसीज बनानी चाहिए, इस टाइप के जो डायरेक्शन दिए गए भारत के संविधान में, वो दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और ये लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से। इससे आगे है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण यानी हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कितने बड़े ओहदे में है, चाहे वो कितने नीचे ओहदे में है या भिखारी है, लेकिन कानून के सामने सभी समान रहेंगे। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य ये लिया गया है, ठीक वैसा ही जैसे ब्रिटेन के संविधान में। इस वजह से आपको करना पड़ेगा कानून के समान संरक्षण, यानी ब्रिटेन के संविधान से। फिर से आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा, जिसे हम बोल सकते हैं न्यायिक पुनराविलोकन, इसे न्यायिक पुनराविलोकन के नाम से भी जाना जाता है, और या फिर इसे हम बोल सकते हैं जुडिशियल रिव्यू। अभी पीछे हमने किया था, तो जुडिशियल रिव्यू हमने किया था भारत के संविधान का अभिभावक कौन है, रक्षक कौन है, तो हमने किया था सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा के धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक समीक्षा, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये व्यवस्था हमने ली है अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार भारत में किसे प्राप्त है? तो हम बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यानी सुप्रीम कोर्ट इसी शक्ति के आधार पर डिसीजन लेता है कि जो कानून बनाया गया है संसद के द्वारा, क्या वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो उसी को बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जो कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध, यानी जो इमरजेंसी एक्ट है भारत के संविधान में, भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिए गए हैं?
तो ये लिए गए हैं जर्मनी का जो वाइमर संविधान था, वीमर संविधान था, उसके अंतर्गत इमरजेंसी के टाइम में राष्ट्रपति किस प्रकार की व्यवस्था करता है, किस प्रकार की शक्तियां उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं, वो संबंधित जो है पूरे एक्ट जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं इमरजेंसी पावर 1935 के एक्ट के अलावा जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो लिस्ट दी गई है आपके सामने भारत के संविधान के लक्षण और किस देश के संविधान से वो लिए गए हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है वर्ल्ड में सबसे पहले अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए थे और उसी प्रकार के फंडामेंटल राइट जो है भारत ने अमेरिका के संविधान से लिए। इससे आगे है शासन की संसदीय प्रणाली। तो शासन की संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो हमने यूके के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इससे आगे है आपातकालीन उपबंध। तो इमरजेंसी एक्ट हमने अभी किया है, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। इससे आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने किया है आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। इस वजह से आंसर होगा आपका सी। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल जो पार्ट्स हैं वो 22 है, 22 भाग है, 395 आर्टिकल्स हैं। भारत के संविधान में 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं। जब संविधान लागू हुआ था उसमें 22 पार्ट थे और 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे। और आज भी हम ये बोल सकते हैं कि 22 ही भाग है और 395 आर्टिकल हैं। जो भी बाद में जुड़े हैं वो सब पार्ट के तौर पर जुड़े हैं। और पब्लिकेशन डिवीजन की बुक्स में भारत सरकार खुद आज भी उसे इतना ही लिखती है, तो हमें इतना ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग हम लिखे कि भाग 25 हैं और 444 है, 450 जैसा लिखा जाता है बहुत सी बुक्स में, अनुच्छेद है, तो वो गलत है। हमें 395 आर्टिकल्स ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो 1993 में लागू हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत। और संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आर्टिकल 243 जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 343 सॉरी। इससे आगे है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट का उल्लेख मिलता है? तो वो है भाग 4 में, क्योंकि सबसे पहला जो पार्ट है उसमें राज्य और संघ की जानकारी मिलती है। दूसरे पार्ट में जो है हमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप की जानकारी मिलती है। और तीसरे पार्ट में हमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है। और चौथे पार्ट में जो है हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट की जानकारी मिलती है। 4A आपको पता ही है, मौलिक कर्तव्य है। 5 जो है केंद्रीय कार्यपालिका संबंधित है। 6 जो है राज्यों की कार्यपालिका संबंधित है। इस वजह से आपको करना पड़ेगा यहाँ पर भाग 4। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है, भाग 3 में। और भाग 4 जो है पार्ट 4 जो है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है हमें भाग 4A में, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में इसे 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। इससे आगे संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो नागरिकता का उल्लेख मिलता है हमें भाग 2 में, क्योंकि भाग 1 में राज्य और संघ, भाग 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार और 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस वजह से आपको करना पड़ेगा भाग 2 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट में जो है अनुसूचियों की संख्या है, शेड्यूल्स की संख्या है 12। यानी जब संविधान लागू हुआ था यानी मूल संविधान, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में इसमें 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत।
और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में, जिसमें दल बदल कानून की जानकारी मिलती है। 9वीं अनुसूची में जो हमें भूमि सुधार कानूनों की जानकारी मिलती है। और 11वीं अनुसूची आपको पता है 1993 में, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत, जिसमें नगर पालिकाओं की व्यवस्था है। तो अब जो है 12 अनुसूचियां हैं, शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी। किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है? किस अनुसूची में पूछा है? तो प्रथम अनुसूची जो है भारत के संविधान का फर्स्ट शेड्यूल, उसमें हमें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी मिलती है। संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा, यानी क्वेश्चन नंबर 53 जो है, संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा किस अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। तो 9वीं अनुसूची को जो है संविधान में शामिल किया गया प्रथम संशोधन के द्वारा। कब शामिल किया गया? 1951 में शामिल किया गया। क्या इसमें मिलता है 9वीं अनुसूची में? तो हम बोल सकते हैं जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए 13 भूमि सुधार कानून इसमें बनाए गए थे। इस वजह से इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। यानी जो भी संसद कानून बनाएगी, वो अगर जो उसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को जो है संरचना के आधार पर, जुडिशियल रिव्यू के आधार पर जो है संविधान से बाहर निकाल सकती है, तो उसे पहले उसने 9वीं सूची में डाल दिया। इस आधार पर उसको संविधान समीक्षा से बाहर रखा गया था। इससे आगे है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत 1993 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? जिसमें हमें पंचायती राज जो सिस्टम है, पंचायती राज जो व्यवस्था है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया था और उस आधार पर उसको भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था। और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, नगर पालिकाओं की व्यवस्था को शामिल किया गया था 1994 में। इससे आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वो है राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। 8th शेड्यूल जो है वो इंडियन लैंग्वेज से संबंधित है। और जब संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत के संविधान में 14 भारतीय भाषाएं थी और बाद में जो है इसमें एक भाषा जो है सिंधी भाषा को शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और वो शामिल किया गया था 1967 में। बाद में जो है इसमें आपका 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1991 में जो है 3 भाषाओं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को शामिल किया गया और बाद में 4 और भाषाएं जोड़ दी गई, जिसमें डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली 4 भाषाएं इसमें और जोड़ दी गई 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत। इस वजह से 8वीं सूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 भारतीय भाषाएं थी। इससे आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल जिसे हम बोल सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल कानून के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में इसे जोड़ा गया था और 10वीं सूची में इसको शामिल किया गया था। यानी जो व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव जीत कर जाता है, उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाएगा तो उसके ऊपर लागू हो जाएगा दल बदल कानून और उस आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लेकिन अगर जो कोई पार्टी, उसके मेंबर 1/3 यानी जितने सदस्य चुने गए हैं उसके 1/3 सदस्य या उससे ज्यादा एक साथ पार्टी को छोड़कर जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, अदरवाइज लागू होगा कम होंगे तो। इससे आगे संविधान सभा द्वारा
अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां हमने किया था, 395 हमने एक्ट किया था। यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां जो है संविधान जब लागू हुआ था। अब आपको पता ही है 395 आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो जिन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो है अनुच्छेद 5 से 11, यानी संविधान का भाग 2 पार्ट 2 और आर्टिकल 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। इससे आगे देख लीजिए क्वेश्चंस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, और संविधान का भाग 3 पार्ट 3 जो है, चैप्टर 3 जो है, उसमें हमें अनुच्छेद 12 से 35 तक जानकारी मिलती है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध यानी एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी सिस्टम यानी छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? किस आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। यानी किसी भी जाति संप्रदाय के व्यक्ति को अछूत नहीं समझा जाएगा, छुआछूत के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाएगा, तो वह है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 51A में, यानी संविधान का भाग 4A जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, और आम नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया 2003-4 के अंतर्गत, और अब जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यानी ऐसे बच्चे जिनके बच्चों की एज जो है, ऐसे अभिभावक जिनके बच्चों की एज 6 से 14 वर्ष की है, उनका ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। ये 11 मौलिक कर्तव्य जो है बाद में जोड़ा गया था। इससे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अंतर्गत जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत के प्रेसिडेंट को यह अधिकार प्राप्त है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है अंडर आर्टिकल 85(2) के अंतर्गत। इससे आगे संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल की डेफिनेशन जो है वो दी गई है? तो मनी बिल की डेफिनेशन जो है आर्टिकल 110 में दी गई है। यानी जो बजट पेश किया जाता है, साल भर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जारी किया जाता है संसद के अंदर, वो जारी किया जाता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना होगा, बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत पेश किया जाता है? तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत पेश किया जाता है, लेकिन मनी बिल की जो डेफिनेशन है वो हमें अनुच्छेद 110 में मिलती है। इससे आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? यानी जब सरकार कोई ऐसा कानून तुरंत चाहती है, यानी कोई कानून बनाना चाहती है सरकार, लेकिन उस समय संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, उसका सेशन वर्किंग में नहीं है और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता है, तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है इस प्रकार का कानून जारी करने के लिए। राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो अध्यादेश जारी करता है, जो ऑर्डिनेंस जारी करता है, उसी को हम बोलते हैं अध्यादेश। रो जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जब संसद का सेशन वर्किंग में नहीं है और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता है, और तुरंत जो कानून जो है संसद में बिना पारित के लागू किया जाता है, जारी किया जाता है, वो है आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस। और इसकी अवधि जो है होती है मैक्सिमम 6 महीने की। 6 महीने के अंदर या तो इसे दोबारा जारी किया जाए और या फिर संसद में पास किया जाए, अदरवाइज जो है 6 महीने के बाद ही लैप्स हो जाएगा। फिर से आगे है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध लिखा है इसने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस लिखा है। देखा जाए तो केंद्र राज्य संबंध जो है आर्टिकल 245 से 262 तक जो है वो विधायी संबंध है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है। और 263 से, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ठीक कर लीजिएगा। आर्टिकल 245 से 255 तक जो है वो विधायी संबंध है, और 256 से 262 तक जो है वो प्रशासनिक संबंध है। और आर्टिकल 263 से आगे जो है आपका 280 300 तक हम बोल सकते हैं वो है वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो आंसर जो है आपका होना चाहिए यहाँ पर आर्टिकल 256 टू 263 तक प्रशासनिक संबंध है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में 3 प्रकार के संबंध है, और वो 3 प्रकार के कौन से संबंध है? सबसे पहला लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप यानी विधायी संबंध, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप यानी प्रशासनिक संबंध, और तीसरा फाइनेंशियल रिलेशनशिप यानी वित्तीय संबंध। तो इसने प्रशासनिक पूछा है तो वो हो जाएगा 256 से 262 63 तक, पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, और तीसरा आपका वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशनशिप। बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा, और वो वित्त आयोग अगले 5 वर्ष के लिए, अगला जो 5 वर्ष होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जितने भी टैक्स मिलते हैं उनमें से राज्यों की कितनी भागीदारी होगी, ये जो डिसीजन लिया जाएगा वो वित्त आयोग के द्वारा लिया जाएगा। और इसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। इससे आगे संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधित है, जिसको हम बोल सकते हैं राज्यों में आपातकाल। और अनुच्छेद 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। और आर्टिकल 355 आपको पता ही है, थोड़ा सा डेप्थ में है। यानी 355 का मतलब है कि अगर जो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ऐसी स्थिति में केंद्र का ये काम बनता है कि वो राज्यों की रक्षा करेगा, आर्टिकल 355 के अंतर्गत। इससे आगे बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? देखा जाए तो भारत के संविधान में प्रेस को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गई, लेकिन आम नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, राइट टू स्पीच, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी के अंतर्गत प्रेस को भी स्वतंत्रता प्राप्त है। तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत जो है प्रेस को उस आधार पर स्वतंत्रता मिली हुई है क्योंकि आम नागरिकों को राइट टू स्पीच यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। इससे आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है। यानी भारत के संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के आधार पर करने का अधिकार संसद को मिला है? तो वो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। और संविधान संशोधन की व्यवस्था को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? तो आपको ध्यान रखना होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका के संविधान से। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? क्योंकि अब वो समाप्त हो चुका है। आर्टिकल 370 के अंतर्गत प्राप्त था, अब वो समाप्त हो चुका है। आपको याद हो 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संसद में बिल पास करके राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया था, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब जो है
जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख उससे अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। देश में फिलहाल 28 राज्य हैं, क्योंकि तेलंगाना बनाने के बाद में 29 राज्य हो गए थे। 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना अलग स्टेट, सेपरेट स्टेट बन गया था, 29वां राज्य बन गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हो गया तो 29 में से एक राज्य कम होकर 28 राज्य हो गए, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 7 से बढ़कर 9 हो गई। लेकिन पिछले साल 26 जनवरी 2020 को दादर, नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया, तो अब फिर से जो है घटकर 8 हो गई। तो फिलहाल राज्यों की संख्या देश में 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है उस आधार पर। इससे आगे है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है, राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर जो किसी राज्य में संविधान के अनुसार जो है कार्य नहीं चल रहा है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, यानी उस राज्य के गवर्नर की सलाह और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल जो है अनाउंस कर सकता है। भारत एक है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? यानी जो मूल संविधान था उसमें राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग और डी वर्ग में रखा गया था राज्यों को मूल संविधान में। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में राज्यों की संख्या 14 थी और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा 21, यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था थी, और इस आधार पर हम बोल सकते हैं 21। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कब किया गया? तो वो किया गया 1956 में। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर ऑप्शन टिक करते हैं 1953 में। आपको ये ध्यान रखना है कि 1953 में केवल एक राज्य भाषा के आधार पर बना था और वो बना था आंध्र प्रदेश। लेकिन और राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाए ना बना जाए, इसके लिए फजल अली कमीशन 1953 में गठित हुआ, उसकी सिफारिशें आई, राज्य पुनर्गठन एक्ट पास हुआ 1956 में संसद में। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। वो बना कब? 1953 में, 1953 में। लेकिन जब राज्यों की बात करेगा, सिर्फ एक राज्य की बात, आंध्र प्रदेश की नहीं करेगा, राज्यों की बात करेगा, तो फिर आपको 1956 करना होगा। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में, क्योंकि डिमांड पहले से चल रही थी, 1947-48 से चल रही थी कि नए राज्यों का निर्माण लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके लिए बहुत सी कमेटियां बनाई गई, सभी ने यही बात कही, यही रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन 1952 में पोती श्री रामल्लू नाम का व्यक्ति आजकल के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में आंदोलन के दौरान मारा गया, और उसकी मृत्यु के बाद में जब उस हिस्से में, तेलुगु भाषा वाले हिस्से में आंदोलन बहुत ज्यादा तेज हो गया, तो सरकार को दबाव में आकर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा, और अन्य राज्यों की और ज्यादा डिमांड बढ़ी कि हमारे राज्यों का निर्माण भी भाषा के आधार पर हो। आखिरकार एक कमीशन बनाया गया फजल अली की अध्यक्षता में, और उसने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ, और उसके आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास किया गया? तो 1956 में पास किया गया। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? अभी मैंने आपको बताया था 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। यानी जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से। यानी 28 राज्य हो गए 29 से कम होकर,
और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। लेकिन लास्ट ईयर दादर नगर हवेली और दमन दीव इन दोनों का विलय कर दिया गया और 26 जनवरी 2020 से वो दोनों मिलकर एक जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इस वजह से हम बोल सकते हैं 9 से घटकर 8 हो गई, इसलिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इनमें से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975, जिसके अंतर्गत सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। भारतीय संघ में शामिल किया गया 28वां राज्य कौन सा है? तो 28वां राज्य जो है वो है झारखंड। आपको ध्यान रखना होगा 1 नवंबर 2000 को सबसे पहला राज्य बना था छत्तीसगढ़, CH ध्यान रखिए। 9 नवंबर को 2020 लिख दिया, सॉरी 2000 होना चाहिए था, उत्तरांचल उत्तराखंड बना। और 15 नवंबर को सेम 2000 को झारखंड राज्य बना 28वें राज्य के तौर पर। यानी 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ 9 नवंबर 2000 को, 27वां राज्य उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य। भारतीय संघ में शामिल किया गया 29वां राज्य कौन सा था? तो तेलंगाना था। और बाद में जो है जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हो गया, इसलिए अब 28 राज्य है, लेकिन 29वें राज्य के तौर पर तेलंगाना को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग किस संशोधन के द्वारा बना? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 भारत का 22वां राज्य जो है सिक्किम बना इस संशोधन के अंतर्गत। इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान प्रदान करता है भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता, या जिसे हम बोल सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। यानी जैसे अमेरिका के संविधान में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है आम नागरिकों को, वैसी नागरिकता भारत के नागरिकों को नहीं प्रदान की गई। भारत के नागरिकों को ब्रिटेन में जिस प्रकार की एकल नागरिकता है वैसी नागरिकता प्रदान की गई है। यानी अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नागरिकता है और जिस राज्य में अमेरिका में जो व्यक्ति रहता है वहां की भी उसको नागरिकता प्राप्त है। यानी अमेरिका के नागरिक को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है सेटल होना है तो बहुत सी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, लेकिन भारत में हमारी जब इच्छा है हम हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से चेन्नई, कहीं भी बिना किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी के शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक ही नागरिकता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, और वो हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से, नागरिकता यानी एकल नागरिकता को। हाँ, आपको ये ध्यान रखना होगा कि 2003-4 में एक बिल पास किया गया था जो लागू हुआ था 2005 में, यानी जिसमें ऐसे भारतीय नागरिक जो अब किसी और देश के नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, खासकर 16 ऐसे देश जहां पर ज्यादातर इंडियंस की पॉपुलेशन ठीक ठाक है, उनको ये फैसिलिटी दी गई थी कि वो उस देश के नागरिकता के साथ साथ भारत की नागरिकता भी उनको दी जाती है, बिना वीजा के भारत में आ जा सकते हैं। लेकिन आम नागरिकों के पास में केवल एकल नागरिकता है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? यानी अगर जो कोई व्यक्ति लगातार बिना भारत में आए 7 वर्ष तक लगातार किसी अन्य कंट्री में रहता है भारत छोड़कर, तो 7 साल तक कोई सूचना नहीं देता कब तक वापस आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस बीच वो कभी भारत में वापस भी नहीं आया, 1 मिनट के लिए भी नहीं आया, तो 7 साल के बाद उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। इससे आगे इनमें से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? अगर जो खुद त्याग कर दे लगातार बाहर रहने पर, यानी 7 साल तक लगातार बाहर रह रहा है
वंचित किए जाने पर यानी उसकी नागरिकता समाप्त कर रही है सरकार। अगर जो देशद्रोही गतिविधियों में शामिल था, सरकार ने उसको वंचित कर दिया नागरिकता से, तो इन तीनों कंडीशन में जो है नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता है? अभी हमने किया था एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है तो एक। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था 1955 में। बहुत से एक्ट सिटीजनशिप से संबंधित आ चुके हैं। हाल ही में आपको याद हो CAA NRC के नाम से नागरिकता संशोधन विधेयक आया था, पास हुआ था, लेकिन जब संविधान लागू हुआ उसके बाद में एक व्यापक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लाया गया था। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? यानी जब संविधान लागू हुआ था उसके अंतर्गत कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कौन कौन से? सबसे पहला समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी है पहला, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फोर्थ है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, और उसके बाद में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, उसके बाद में संपत्ति का अधिकार, उसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी जब संविधान लागू हुआ था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तुम बोल सकते हैं 6 है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, आर्टिकल 31 जो था उसे समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 93। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन के द्वारा जोड़े हुए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े हुए थे, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल जो संविधान था उसी के पार्ट थे, बाद में नहीं जोड़े गए, मूल संविधान का हिस्सा थे। इससे आगे है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, कौन परिवर्तनीय नहीं है, चेंजेबल नहीं है, यहाँ पर प्रवर्तनीय है यानी जस्टिसेबल जिसे हम बोल सकते हैं। इनमें से कौन से जस्टिसेबल है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व DSPC यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी DPSP। इससे आगे है प्रस्तावना, प्रियम्बल, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। तो इनमें से आंसर तो हो जाएगा मौलिक अधिकार किस आधार पर, यानी किसी आम नागरिक के मौलिक अधिकार को चोट पहुंचाई जाती है किसी अधिकारी के द्वारा, खुद केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, यानी किसी के द्वारा भी किसी भी आम नागरिक के मौलिक अधिकार को चोट पहुंचाई जाती है, तो फिर जो है वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, क्योंकि वो जस्टिसेबल है। मौलिक अधिकारों के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आम नागरिक जा सकता है, मौलिक अधिकारों में डायरेक्ट हाई कोर्ट में आम नागरिक जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस आधार पर जो है कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। प्रस्तावना के अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया, इसके आधार पर कोर्ट में नहीं जा सकते। मौलिक कर्तव्य आम नागरिक ने नहीं निभाया है, इस आधार पर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए हम जा सकते हैं, क्योंकि ये जस्टिसेबल है, प्रवर्तनीय है, इसका प्रवर्तन करवाया जा सकता है न्यायालयों के द्वारा। मौलिक अधिकारों का निलंबन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, कौन सस्पेंड कर सकता है मौलिक अधिकारों को? वो कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन आम सिचुएशन में नहीं, केवल आपातकाल के टाइम में, केवल इमरजेंसी के टाइम में राष्ट्रपति को अधिकार मिल जाता है कि वो आम नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है सस्पेंड कर सकता है, जब तक देश में मौलिक अधिकार यानी आपातकाल लागू है। इससे आगे है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष की हो। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। यानी बाल श्रम के अंतर्गत आर्टिकल 24 जिसे हम बोलते हैं, अनुच्छेद 24 जो है उसमें व्यवस्था है। अनुच्छेद 23 और 24 दो आर्टिकल जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को दास व्यवस्था भारत में समाप्त है, किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मानव अंग को जो है बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। और आर्टिकल 24 आपको पता ही है,
बाल श्रम प्रतिबंधित है, चाइल्ड लेबरशिप को किसी भी आधार पर प्रमोट नहीं किया जा सकता आर्टिकल 24 के अंतर्गत। इस वजह से 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे को कारखानों में, खानों में किसी व्यक्ति में शामिल नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 25 से लेकर तो अनुच्छेद 28 तक जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। और आर्टिकल 25 में कहा गया है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, और जिस देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि उस देश में किसी भी धर्म को मानने वाले लोग रह सकते हैं। और बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ दिया गया। इससे आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे हम बोल सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 फेमस है, आपको पता ही है। इस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं उन सभी को यह अधिकार प्राप्त है कि आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख, 5 प्रकार के रिट्स जो है वो जारी कर सकता है, और उसी आधार पर जो है आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। इस वजह से ये मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है, क्योंकि अगर जो ये मौलिक अधिकार नहीं होता तो बाकी मौलिक अधिकार का होना या ना होना एक ही बात हो जाते। यानी जितने भी बाकी मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो होना या ना होना एक ही बात हो जाते, क्योंकि ये मौलिक अधिकार जो है बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुका है कि 5 प्रकार के रिट्स, 5 प्रकार के लेख, इनमें से कौन जारी करता है? फर्स्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, सेकंड ऑप्शन हाई कोर्ट, थर्ड ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और फोर्थ ऑप्शन कोई भी कोर्ट। तो यहाँ पर कोई भी कोर्ट नहीं आएगा, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों का अधिकार प्राप्त है इस प्रकार के रिट्स जारी करने का अधिकार। इसलिए बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, भारत के संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? अभी हमने बात की थी, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये चारों जो है रिट्स बताई गई है। इसमें कौन कौन से रिट्स? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जिसे हम बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, उत्प्रेक्षण यानी सर्टियोररी, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, और परमादेश यानी मैंडेमस। 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी कर सकता है। लेकिन ऐसी कौन सी रिट है जो किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी किसी व्यक्ति की जो पर्सनल फ्रीडम है उसको अगर जो चोट पहुंचाई जाती है किसी अधिकारी के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस प्रकार के रिट जारी करेगा? तो उसे हम बोलेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस तब जारी की जाती है जब किसी की निजी स्वतंत्रता को चोट पहुंचाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस प्रकार की रिट जारी करेगा कि क्यों उस व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को भंग किया गया है, कारण बताओ। वो व्यक्ति कारण बताएगा और उसी के आधार पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये सीरीज जारी रहेगी और लेटेस्ट जो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में बनते हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। लगातार इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, और जितना आप इसके साथ जुड़ेंगे उतनी आपके माइंड में क्लैरिटी बनेगी टॉपिक के अकॉर्डिंग। टाइम कम है, जुड़े रहिए स्टडी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हर सीरीज को इसी प्रकार से आप देखोगे तो आप देखोगे कि आपका कम टाइम में जो है मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।